लास्ट क्लास में क्या किया था हमने, बताइए। सर एंड में वो कर रहे थे और लॉ सारे हो गए थे, हम्म इक्वेशन भी हो गई थी आइडियल गैस वाली। हम्म, और एक और चीज किया था हमने, याद करो। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किया था। यस सर, किया था वो मोल फ्रैक्शन वाला। याद नहीं है। याद है सर। ओके, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमने किया था। याद नहीं हो रहा लग रहा ढंग से है। क्या बोलते थे, पार्शियल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या था? टोटल प्रेशर होगा किसी सिस्टम का, दो गैस अगर मौजूद है Na और Nb, जो टोटल प्रेशर होगा पूरे सिस्टम का पी तो इसको टोटल प्रेशर जो भी होगा इस पूरे गैस सिस्टम का वो क्या होगा? प्रेशर ड्यू टू ए, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। बी के बराबर होगा, क्या नहीं? यस और सर। अगर मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए को रिलेट करना हो तो पार्शियल प्रेशर ए भी मेरा किसके बराबर होगा? टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। इनटू मोल फ्रैक्शन किसका? ए का ए ही। का। टोटल प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यही चीज आने वाली है। यस सर। ओके, सो यही है हमारे पास चीजें, इनको आपने अप्लाई किया होगा, मतलब इनमें क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। क्वेश्चन बहुत, मैंने बोला था कि इसकी जो एप्लीकेशंस है वो काफी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में हम इसको यूज करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम टॉपिक में भी इसको यूज करेंगे, इस कंसेप्ट को, इस लॉ को। ओके, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्या कंडीशन थी? कंडीशन क्या थी? दोनों गैस कैसी होनी चाहिए? नॉन, दो या मोर देन टू, जो भी गैसेस आप आपस में मिक्स कर रहे हो उनके वो कैसे होनी चाहिए? नॉन रिएक्टिंग, कि नहीं? नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए, वही आपस में आगे कंबाइन करेंगी और तब आपके पास ये सब लॉज हमने लास्ट क्लास तक पढ़े थे। आगे बढ़े, यस एक नया टॉपिक पढ़ते हैं आगे, कि नहीं? नया जो टॉपिक है हमारे पास वो है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन वर्ड समझते हैं आप लोग? डिफ्यूजन क्या होता है? अच्छा, हम चैप्टर गैसेस स्टेट पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें, हमारा टॉपिक है वो गैसेस रिलेटेड ही है ना, गैस गैस के रिलेटेड बातें कर रहे हैं। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन प्रोसेस, बताइए। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? सर, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमिक्स हो जाता है। ओके, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरमिक्स, एक गैस दूसरे गैस में, है ना? यस सर। राइट, नॉट मॉलिक्यूल, एक गैस दूसरे गैस से इंटरमिक्स हो रहा है। इंटरमिक्सिंग of इसको बोल देते हैं हम क्या, एक यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या हो जाएगा ये है आपके पास इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग है ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस बाय देयर ऑन। ऑन मतलब अपने अपने आप से, कि नहीं? इंटरमिक्सिंग जो हो रही है वो अपने आप होनी चाहिए। अगर वो इंटरमिक्सिंग अपने आप से हो रही है तो हम उसको क्या, ऐसा प्रोसेस को क्या बोलता हूं मैं? डिफ्यूजन। क्लियर? यस सर। ठीक है, वैसे डिफ्यूजन को छोटे छोटे एग्जांपल्स हम लोग 9th-10th क्लास में भी पढ़ते थे। डिफ्यूजन के छोटे छोटे एग्जांपल्स हम लोग पढ़ते थे वहां पर कि डिफ्यूजन क्या है, एप्लीकेशन उसकी बहुत सारी थी, वो एप्लीकेशन की बात फिलहाल अभी नहीं कर रहे। अभी हम लोग डिफ्यूजन के लॉ की बात करते हैं, क्या लॉ एप्लीकेशन होते हैं। कोई गैस अगर डिफ्यूज करती है, कोई भी गैस अगर डिफ्यूज हो रही है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो किस पे डिपेंड करती है, कि नहीं? ठीक है, वो गैस का डिफ्यूजन वो किस चीज पे डिपेंडेंट करता है। मुझे छोटी बात बताओ कि जो मूवमेंट है गैस का, वो कैसी गैस का मूवमेंट ज्यादा अच्छा होगा? जो गैस हैवी होगी या जो गैस छोटे मास की होगी? कौन सी गैस ज्यादा मतलब तेजी से मूव कर सकती है?
मूवमेंट किसकी ज्यादा अच्छी होगी, छोटे मास की या बड़े मास की? ज्यादा मास की होगी सर, क्योंकि उसका ज्यादा प्रेशर होएगा, ज्यादा तेजी से मूव करेगी। ज्यादा मास में ज्यादा प्रेशर होगा, क्या मतलब? नहीं। लाइटर गैस मॉलिक्यूल्स, लाइटर गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? मूव्स फास्टर, लाइटर गैस मॉलिक्यूल मूव्स फास्टर कि नहीं? जो हल्के मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइटर गैस मॉलिक्यूल्स, जो कंपेयर टू किसके कंपेयर बात कर रहे हैं लाइटर गैस मॉलिक्यूल की? फास्टर किसके मॉलिक्यूल कंपेरिजन में? हायर मॉलिक्यूल्स की। अगर मैं दो गैस को कंपेयर करूंगा, मैं बोलूंगा एक गैस मेरे पास H2 है कि नहीं, ये फास्टर देन लिख दूं, देन हैवियर कि नहीं? स्पेलिंग हैवियर, राइट। हैवियर मॉलिक्यूल्स है ना, हैवियर मॉलिक्यूल्स से जो मूवमेंट होगी वो आपके पास क्या होगी? कम होगी कि नहीं? अच्छा, H2 आपके पास लाइटर मॉलिक्यूल है, और इसके कंपैरिजन में अगर बात करूं, मैं कोई एक हैवी मॉलिक्यूल, लाइक मैंने CO2 गैस ले ली, तो इन दोनों गैस में अगर कंपेयर करूंगा तो किसका मूवमेंट फास्ट होने वाला है? H2 का मास क्या है? 2 कि नहीं? 2H। और CO2 का मास कितना है? CO2 का मास क्या है, बोलिए भैया। कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 32। एक ऑक्सीजन का 2 होता है ना? यस सर। सॉरी 16 तो कितना होता है टोटल ये? 44। 44। इसका मास अगर कैलकुलेट करके तो उधर 2 ही आ रहा है ना? तो मॉलिक्यूलर मास जो आपके पास आ रहा है वो दोनों का 44, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास आपके पास क्या है? मॉलिक्यूलर मास आपके पास का 2 है, इसका मॉलिक्यूलर मास 44 है। तो लाइटर मॉलिक्यूल्स कौन सा हो गया इन दोनों के? लाइट मॉलिक्यूल्स कौन सा हो गया आपके पास? H2 लाइट मॉलिक्यूल्स हो गया। अब ये लाइट मॉलिक्यूल है तो इसकी मतलब इसका जो मूवमेंट है नेचर में, जो इसका मूवमेंट है वो क्या, किसका मूवमेंट क्या होगा? ज्यादा होगा इसकी कंपेरिजन में, ये फास्ट मूव करेगी कंपेयर टू द CO2। सर एक मिनट, आप 2 मिनट रुक सकते हो, फिजिक्स वाले सर का कॉल है। हम्म। सर कर बोलिए। कर दो सर, स्टार्ट होगी बात। हम्म क्या ये समझ में आया क्या बोला हमने? यस ईज सर। ऑफ मूवमेंट किसकी बेटर होगी? जिसका जो लाइटर मास होगा उसकी मूवमेंट ईज होगी, राइट। मतलब वो ज्यादा आसानी से मूव करेगा, ज्यादा फास्टर मूव करेगा। तो ये छोटे मोटे पॉइंट्स हमने बात करी, इसको नोट कर लिया आपने? कर रहे हैं सर एक मिनट। जल्दी से नोट कर लो इस पॉइंट्स को। कर लिया सर नोट। नोट कर लिया। अब देखो आगे हम डिफाइन करते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन बोलता क्या है? ये जो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को समझ में है, डिफ्यूजन किसका कम किसका ज्यादा। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या स्टेट करता है कि रेट, ये वर्ड लिख रहा हूं मैं, लिखना रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन
किसी भी गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ डेंसिटी, डी फॉर डेंसिटी, या फिर इनवर्सली इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। डी मीन्स डेंसिटी है और एम फिर मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। ठीक है। यस सर। अच्छा, ये जो लॉ उसने बोला रेट ऑफ डिफ्यूजन रेट, ये जो होता है ये लॉ उसने बोला, ठीक है, रेट इज प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। और उसने कंडीशन बोली कि जो लॉ होता है ये किस कंडीशन पे है, कीपिंग टेम्परेचर T एंड प्रेशर क्या P। क्या करना है इन दोनों चीज को, कांस्टेंट। जब आपके पास टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो अगर आप कांस्टेंट कर दोगे, टेम्परेचर प्रेशर को वेरी नहीं कराना है, टेम्परेचर प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो आप बोल सकते हो रेट ऑफ जो डिफ्यूजन है किसी गैस का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी के स्क्वायर रूट के हिसाब से है, और मॉलिक्यूलर मास के भी इसी हिसाब से होता है। देखो इसको, देखो समझो, बताओ। क्लियर है सर। क्लियर है। तो डेंसिटी, हाँ अभी इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखना होगा अगर अगर मैं लिख, अच्छा रेट मतलब अब थोड़ा सा, अब थोड़ा डिस्कशन और करते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऐसे लिख दिया हमने, जैसे मान लो कि R1 क्या है, रेट ऑफ वन गैस, ठीक है, मतलब किसी एक गैस का रेट है जो कि आपको पता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, उस गैस के मॉलिक्यूलर मास के, कि नहीं। यस सर। और अंडर रूट में से सेम अकॉर्डिंगली आपके पास कोई दूसरी गैस है उसका रेट अलग होगा कि नहीं, R2 कोई और गैस है उसके लिए मॉलिक्यूलर मास भी अलग होगा। यस सर। ओके, बट दोनों ही कंडीशन में मैंने क्या फिक्स कर दिया, टेम्परेचर और प्रेशर। दोनों गैस के लिए मैंने सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे अगर डिस्कशन हम कर रहे हैं तो इन दोनों का जो अगर मैं रेशियो वगैरह लूंगा तो मेरे पास निकल के आता है R1 अपॉन R2। R1 और R2 क्या है, रेट है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द फर्स्ट गैस। ये क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट में मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा 2 का, अपॉन अंडर रूट में क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास किसका 1 का। क्लियर। यस सर। ये ध्यान रखना, अभी मैं बहुत बहुत अच्छे से इस पे क्वेश्चंस करने में, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, पर छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना। ये मैंने लिखा है रेट ऑफ डिफ्यूजन, है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन लिख लेना। रेट ऑफ फर्स्ट गैस मतलब कोई एक गैस 1 गैस 2, राइट, दो गैस है, दोनों का मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होगा, तो दोनों का जो रेट होता है अकॉर्डिंग टू ग्राम्स और डिफ्यूजन वो इनवर्सली टू देयर मॉलिक्यूलर मास होता है, इस तरीके से। और जब इनवर्सली मॉलिक्यूलर मास होगा तो इन दोनों को अगर आपस में रिलेट करना चाहता हूं तो मैं इस तरह से रिलेट कर सकता हूं। जैसे रिलेशन में कोई दिक्कत है, देखो यहाँ पे R1 है तो ऊपर मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, इनवर्सली है ना दोनों, तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या आना चाहिए, R1 का नीचे मॉलिक्यूलर मास, R2 का मॉलिक्यूलर मास ऊपर। बोलो ठीक है, देख लो भाई। क्लियर है सर। चलिए बहुत बढ़िया, अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें और इंपॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है, जो मुझे आपको बतानी है, मुझे बताओ रेट का मतलब होता क्या है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब क्या होगा मुझे बताओ।
तो वो कितने टाइम में कितनी अमाउंट ऑफ गैस डिफ्यूज हो रही है, कितना अमाउंट ऑफ गैस डिफ्यूज हो रहा है? कितनी तेजी से। तो स्पीड क्या लिख दूं यहाँ पे? मतलब ये मैं टाइम तो मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लो अपॉन में टाइम लिख दिया मैंने, चलो टाइम ऊपर क्या लिखूं? उस गैस के ऊपर क्या लिखूं कि पर यूनिट टाइम वो क्या चीज कवर कर रहा है? रेट तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, तो टाइम तो क्लियर है। ऊपर क्या लिखना चाहती है मेरे को? तो ये गैस है, उसकी स्पीड, डिस्टेंस क्या? उसकी बताइए क्या हो सकता है? अंगद आप बताएंगे कुछ, क्या हो सकता होगा? तो उसका वेट हो सकता है। क्या हो सकता है? वेट मतलब उसका कितना लाइटर है, हैवियर है, तो वो उतनी मास। तेजी से मॉलिक्यूल्स। मास। यस, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन टाइम आपके पास, मतलब ये कैसे वेरी कर सकते? टाइम जैसे वेरी करेगा वैसे रेट वेरी करेगा, बस इतना ही तो होगा। मास तो फिक्स हो जाएगा ना भाई, गैस का मॉलिक्यूलर मास बदल सकता है क्या? मॉलिक्यूल का मास तो वही है ना। देखो क्या होता है, मैं समझाता हूं। वो गैस ने किसी टाइम टी पे कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा होगा। मान लो कि आपने किसी कॉर्नर में कोई स्प्रे किया, एक रूम के कॉर्नर में स्प्रे किया, तो जब आपने वो स्प्रे किया एट स्टार्टिंग द टाइम, उसने उस कॉर्नर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ था, है कि नहीं? बताइए। उस टाइम पे उसने सिर्फ कॉर्नर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ था, और जैसे ही आपने क्या किया, जब टाइम किसी दूसरे टाइम पे देखा, तो वो गैस के डिफ्यूज हो गई कि नहीं, फैल गई कि नहीं पूरे में? जब वो फैल गई तो उसने वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर लिया? थोड़ा ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया कि नहीं किया? यस सर। एक बड़ा मतलब रूम है तो पूरा रूम ऑक्यूपाई कर लिया होगा उसने। और ऐसा करने में उसे जो भी समय लगा होगा, ऐसा हो सकता है ना। अगर कोई लाइटर गैस नीचे रखी होती तो वो जल्दी स्प्रेड कर जाती पूरे एनवायरनमेंट में, और कोई अगर हैवियर गैस होती तो वो धीरे से स्प्रेड करती। समझ रहे? यस, समझ तो रहे हैं। एक्चुअली होता है वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया था और कितना वॉल्यूम पे अब वो पहुंच गया है। समझ में आया? यस सर, तो समझ। वॉल्यूम होता है एक फैक्टर जो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्फॉर्म करेगा। तो कितना वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया कि नहीं, वॉल्यूम में चेंज लिख दो या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे ना, वॉल्यूम। वॉल्यूम अपॉन में टाइम फैक्टर होना चाहिए हमारे पास, समझे कि नहीं? यस सर, समझे। हम्म। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इस तरीके से वॉल्यूम अपॉन में टाइम हो जाता है। वॉल्यूम वो कितना ऑक्यूपाई करने वाला है कितने समय के हिसाब से, उसी को हम रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अच्छा वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने वॉल्यूम को, वॉल्यूम लिख लिया, क्लियर है। एक चीज और समझना है, इसमें कई चीजों, इसमें हम वेरिएशंस ला रहे हैं इस फॉर्मूले में, समझ रहा। जैसे मान लो, चलो अभी क्वेश्चन आएगा तो समझाएंगे, पहले इसको ध्यान रखना कि वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है, मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। वॉल्यूम कितना वो ऑक्यूपाई करेगा रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमारे हमें यूज करना है आगे न्यूमेरिकल्स वगैरह में एंड ऑल, जैसा भी हमारे पास होगा। पहले इस फॉर्मूले पे जो इसका मेन फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास? जो रेट है किसी भी गैस का, कोई गैस 1 है, रेट दूसरी गैस का जो रेट गैस 2 है, वो इनवर्सली टू क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस 1। ये फॉर्मूले को पहले अप्लाई करते हैं कि नहीं? अच्छा, इसको अगर मैं इससे रिलेट करूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि ऊपर वॉल्यूम V1 होगा और टाइम कितना लगा होगा उसको, मान लो T1। नीचे जो गैस है वो वॉल्यूम V2 होगा, उससे समय कितना लगा होगा, T2। मतलब गैस जो 1 थी उसको T1 टाइम लगा V1 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने में, है ना। जो गैस 2 थी उसको T2 टाइम लगा V2 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने में। तो ये सब ऐसे रिलेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, बोलिए। यस सर, कर सकते हैं। इसको भी यूज करने वाले हम लोग, है ना। जैसा क्वेश्चन दिया उस अकॉर्डिंगली आपको सोचना है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो उस हिसाब से सोचना। ये रिलेशन ध्यान रखना, आप क्वेश्चंस करते हैं फिर हम सिंपल पैसे से मतलब कैलकुलेट
रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 गैस at 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस पे H2 गैस का रेट बनाओ इफ rate of diffusion of CH4 मीथेन गैस इज 4। यूनिट क्या होगी इसकी बोलना? यूनिट क्या होगी? वॉल्यूम अपॉन टाइम ना? यस सर। वॉल्यूम मतलब सेंटीमीटर या मीटर क्यूब, जो भी, या लीटर है ना, जो भी, मतलब सेंटीमीटर क्यूब विथ सेकंड्स लिख दूं? यस सर। समझने का लिख दिया। इतने सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड ऑक्यूपाई करता है। तो मुझे बताओ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस क्या हो, H2 गैस क्या होगी? वर्ड अपन तो सरगम का पता नहीं चला ना? आ गया सर आंसर। क्या आंसर आया बोलो? सर 8 × √2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, पूरा तुमने रूट, अच्छा ठीक है, रूट वगैरह में भी छोड़ सकते हो। देखिए क्या है क्या नहीं, इससे बात करते हैं इस पे। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए गैस, हाइड्रोजन गैस, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे फॉर्मूला। क्या होना चाहिए? फॉर्मूला कैसे बनेगा? जो रेट होगा किसका? CH4 का। चलो CH4 लिख लो पहले। रेट जो है मेरे पास CH4 का डिवाइडेड बाय किसका रेट? H2 का, कि नहीं? इन दोनों का रेट का जो रेशो है वो क्या आएगा? मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर आएगा? H2 के और इसका CH4। CH4 के, कि नहीं? इस तरह से होना चाहिए। तो रेट आपको गिवन क्या दिया हुआ है भाई? रेट आपको इसका गिवन दिया हुआ है कि नहीं? यस सर। ये रेट निकालना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास H2 का पता है, मॉलिक्यूलर मास जो CH2 का भी पता है। तो क्या हो जाएगा बताइए? मॉलिक्यूलर मास H2 का कितना होता है? 2, और CH4 का कितना होता है? 16। तो ये कितना आ गया? 1/8 रूट में, है ना, इस तरीके से। और रेट ऑफ CH4 कितना दिया होता है? 4। तो रेट ऑफ H2 भी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलिए। यस सर। सो यहाँ पर रेट
ऑफ जो H2 है वो कितना हो जाएगा, रेट ऑफ H2 इज इक्वल टू √8 इंटू क्या, 4। रेट ऑफ CH4। ठीक है, यस सर। तो ये जो भी सॉल्व करके आएगा आप ऐसे आराम से लिख सकते हो। कितना बताया आपने, 4 इंटू क्या, ये 2√2 बन जाएगा ना, 8 को तो 2√2 लिख सकते हैं हम लोग, यस सर, इंटू 4 करेंगे 8√2 आ जाएगा। 8√2 की नहीं, यस सर। यूनिट्स क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी इसकी, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाँ, वही यूनिट आएगी जो भाई इसकी दी होगी, जो ऊपर रेट की, तो वही यूनिट इसका आएगा, वही आपके पास कंडीशन बनेगी कि नहीं। ठीक है, यस सर। ओके, तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, बहुत सही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन देता हूँ और फिर और ट्राई, अच्छा एक कंडीशन समझते रहेगा, समझना, ये आईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2 बार आया हुआ है। कैसे आया था क्वेश्चन समझो, उसने बोला, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा देता हूँ पूरा। उसने क्या बोला कि आपके पास एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है, ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है और सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब है, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल है, दोनों साइड से स्पेस बना हुआ है। ठीक, यस सर। आपने इस एंड से, ये 2 एंड है हमारे पास, अच्छा ये दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है कि नहीं, ये अगर ए एरिया का है तो वो भी कितने एरिया का है, ए एरिया का ही है, राइट। उसने इस वाले एंड से, इस वाले एंड से मान लो कि उसने NH3 गैस पास कराई, कौन सी गैस पास कराई, NH3, ये वाली गैस ने यहां से पास कराई, और इधर से उसने दूसरी गैस पास कराई, वो थी HCl। दोनों गैस ने पास करी, दोनों गैस है, NH3 गैस और कौन सी, HCl गैस। उसने दोनों गैस इधर से पास कराई, क्या होगा, दोनों गैस जब इधर से पास करेगी तो डिफ्यूजन होगा कि नहीं। यस सर। अच्छा किसी एक पॉइंट पे दोनों मिलते होंगे आके, मान लो कि NH3 मूव करता होगा, HCl मूव करता होगा, एक पॉइंट होगा जहां पे NH3 और HCl मिलते होंगे कि नहीं। यस सर। तो जिस पॉइंट पे भी मिलते होंगे आपको पता होगा कि जो NH3 होता है ये अलग से मतलब एडवांटेज एक्स्ट्रा बनता है, क्या बनता है, NH4Cl। NH4Cl क्या होता है, व्हाइट फ्यूम्स होती है, कैसी होती है, व्हाइट फ्यूम्स होती है NH4Cl की। तो मतलब एक तरीके से जहां पर भी ये 2 गैस आकर मिलेगी वहां पे व्हाइट फ्यूम्स बनेगी। यस सर। तो सवाल उसने पूछा कि वो किधर आके मिलेंगी, ठीक है, तो एक साल उसने मतलब ऐसे पूछा नॉर्मली, तो उसने ऐसा क्वेश्चन दिया कि मान लो ये पॉइंट बना दिया, ये पॉइंट मान लो कि ए है, ये सेंटर में बिल्कुल एग्जैक्टली पॉइंट बी है, और इधर पॉइंट क्या है, सी। 3 पॉइंट उसने ड्रॉ की, बताए, तो बताओ कि कौन से पॉइंट पे एक्चुअली ये दोनों मीट करेंगे, ए पे, बी पे या सी पे, कहां पे NH4 से व्हाइट फ्यूम्स बनेगी, सी पे करेंगे। सी पे होनी चाहिए। यस सर। क्यों सी पे होनी चाहिए, सर क्योंकि जो NH3 है वो लाइट, उसका लाइटर है, हम्म, वो ज्यादा फास्ट मूव करेगी, और HCl हैवियर है, वो स्लोली मूव करेगी। स्लोली मूव करेगी, बिल्कुल सही आंसर है। तो जो व्हाइट फ्यूम्स है वो बनेगी टूवर्ड HCl साइड की, यानी एट सी पोजीशन की नहीं, अराउंड टू बी सी पोजीशन पे वो बननी चाहिए। क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। तो व्हाइट फ्यूम्स विल बी क्या बनेगी, लिख दो आंसर यहाँ पे, है ना, यस सर। विल बी जनरेट बने, क्या बनेंगे, व्हाइट फ्यूम्स विल बी एट सी, है ना, सी पोजीशन, राइट। व्हाइट फ्यूम्स कहां पे बनेगी, सी पोजीशन पे बनेगी। और इसका रीजन सिंपल सी बात क्या बोले आपको पता है। अच्छा NH3 का मास कितना होगा, व्हाट इज द मोलेकुलर मास ऑफ NH3, 17, और मोलेकुलर मास ऑफ HCl, इसका होगा 36.5। 36.5, और इसका आएगा 70 कि नहीं। तो ऐसे इसने 2 क्वेश्चन पूछे है कि नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। नो सर। ओके, अब सवाल ये है, क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको, और मुश्किल करते हैं। उसने एग्जैक्टली डिस्टेंस पूछ लिया, समझ रहे हो, ये अगर इधर है ठीक है,
अब उसने बोला कि मान लो कि ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है, ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है वो मान लो 1 मीटर का है, ठीक, ये पूरा डिस्टेंस 1 मीटर का है। तो बताओ कि वो कहाँ मीट कर रही, कितने मीटर पे मीट कर रही है, ऐसा कुछ, कहां से कितना मीटर है, ऐसा कुछ कैलकुलेशन करनी है। समझे क्वेश्चन? यस सर। तो बताइए ये कितना आएगा डिस्टेंस, सोच के देखिए। कर रहे हैं क्वेश्चन? यस सर। बताइए आंसर क्या आ रहा है। पता नहीं लग रहा। नहीं लग रहा? नो। ओके, आपके पास सिंपल यही सब फॉर्मूले लगाना है इनको, जो मैंने फॉर्मूले दिए हुए हैं। अच्छा ये बताओ, दोनों साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है अलग है? सेम है। सेम है। अब एरिया क्वेश्चन अगर दोनों का सेम है, अब जैसा कि आप, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, सॉल्व तुम्हें ही करना है इसको अभी भी, ठीक है, मैं समझाता हूँ इसको कैसे करेंगे आप। जैसे मान लो कि आपके पास ये गैस है, इस गैस में ये गैस का डिफ्यूजन हुआ कि नहीं, इधर की तरफ गई, डिफ्यूज हो गई। यस सर। अब गैस अगर इधर डिफ्यूज हुई है तो इसने कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया होगा। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई, लेट आप जैसा कि बोल रहे हो सी पॉइंट तक जानी चाहिए, तो इस पॉइंट तक, इस पॉइंट तक इसने कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होगा ना। इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे यहां तक कौन सी गैस होगी, यहां तक कौन सी, NH3 होगी नहीं, तो इस पूरे एटमॉस्फेयर में आपके पास NH3 पहुंच जाएगी। अच्छा यहां तक कौन सी गैस पहुंचेगी, HCl। ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किसकी वजह से है, NH3 का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, ये HCl का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। अच्छा दोनों जब आके मीट करे होंगे, जैसे मान लो कि समय तो दोनों का सेम ही होगा ना, कि इसने 10 मिनट लिए यहाँ पहुंचने में, तो इसने भी 10 ही मिनट लिए होंगे यहाँ पहुंचने में। यस सर। समय दोनों का सेम है तो टाइम सेम है, बट वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड किया दोनों ने क्या है, अलग है।
तो वॉल्यूम, ये बताओ वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये वाला वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए मान लेते हैं, और वॉल्यूम कितना आएगा, ये ए इंटू लेंथ वॉल्यूम आएगा। आएगा। अब मुझे नहीं पता ये लेंथ कितनी है, तो लेट मान लेता हूं कि यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, एक्स है। यस सर। तो यहां की लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स हो जाएगी, है कि नहीं? तो ऐसा लिख देता हूं, यहां पे सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द NH3 कितना हो जाएगा बोलो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू इंटू एक्स, ए इंटू एक्स इज द वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू NH3। सेम वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू HCl क्या होगा, ए इंटू 1 माइनस एक्स। ए इंटू 1 माइनस एक्स। इतना इतना वॉल्यूम दोनों ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना। यस सर। समय कितना लगा दोनों को, सेम। टाइम दोनों के लिए, तो टाइम जो है वो, टाइम जो है वो दोनों के लिए क्या है, टी ही है कि नहीं? चाहे वो टाइम आप NH3 के लिए बात करो, कि दोनों मीट कर रही है ना एक एक सेम पॉइंट पे, कि नहीं? यस सर। सेम मीट कर रही है तो सेम ही टाइम होगा, तो टाइम अगर सेम है तो यानी कि ये भी टी है, दोनों का समय टी है, दोनों ने वॉल्यूम अलग हो, दोनों का मॉलिक्यूलर मास भी अलग है। यस सर, मॉलिक्यूलर मास भी लगे। तो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला क्या, कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द NH3 अपॉन टाइम, कि नहीं, अपॉन वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय HCl अपॉन टाइम। रेट लिख दिया मैंने, ओके सर, आ गया सर। रेट ऑफ NH3 अपॉन रेट ऑफ HCl, यही तो है। ये किसके डिपेंड हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसका, NH3 का। देखो समझे कंसेप्ट कि नहीं समझे? आ गया सर समझ। इसको रफली कैलकुलेट कर सकते हो तुम, चाहो तो रफली बताओ आंसर कितना आ रहा है, अप्रोक्सीमेट करके थोड़ा सा, अराउंड टू भी कितना आ रहा है, मतलब 1 है तो वो 0.5 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 0.5 होगा तो मतलब बिल्कुल बीच में आना चाहिए था, वो तो गलत हो जाता। 0.5 से थोड़ी ज्यादा ही होगी जो भी वैल्यू होगी, तो 0.5 हो गया, तो 0.6 हो गया, 0.7 0.8 ऐसे कुछ वैल्यू चलती होगी। रफली बताओ आंसर कितना आ रहा है। अच्छा जब इनका रेशियो लोगे, देखो टाइम से टाइम तो कटने वाला है ना, टाइम से टाइम तो कट होगा। यस सर। अच्छा ए से ए भी कट जाएगा, दोनों का रेशियो लोगे तो यस सर, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स आ तो जाएगा। रफली बोलोगे x अपॉन 1 माइनस एक्स बचेगा। यस अच्छा सर। ये अंडर रूट में क्या आने वाला है, ऊपर आएगा HCl का मान जो कि 36.5 है, यस सर। नीचे आएगा NH3 जो कि 17 है ना। अच्छा इनका मुझे अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट किस मुश्किल है लेना, तो मैं पता रफली कर देता हूं, ऐसे रफली मैंने किया, क्या लिखता हूं, 36.5 को 36 मान लेता हूं, कि नहीं, कितना हो जाएगा 36 का रूट 6। 6 हो जाएगा। यस सर। है ना, तो ऐसे लिखता हूं
इसको पूरा डायरेक्टली लिखता हूँ, 36 का रूट कर दिया तो कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली 6 आ गया। यस सर। और नीचे 17 है, 17 का रूट कितना होगा पता नहीं, तो 16 का तो रूट पता है मेरे को, 4 अप्रोक्सीमेटली 4 लिख सकता हूँ यस सर, कि नहीं। लिख सकते हैं सर। हाँ 4 लिख दिया। अब 4 लिख दिया तो बता दो अब क्या होगा। अब अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, x अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 6/4। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू 0.6। 0.6। यस सर। सच में? यस सर। बाकी एग्जैक्टली वैल्यू कैलकुलेट करोगे थोड़ा बहुत अंतर तो आएगा ही, ठीक है ना। हमने रफली कैलकुलेट करना बता दिया आपको। सर वैसे पेपर में तो नहीं, एग्जाम में तो नहीं इतनी टफ वैल्यूज आएंगी। ऐसी कैलकुलेशन, यस सर। ये तो एग्जाम का ही क्वेश्चन है भाई। आई हुई थी एग्जाम में एक बारी तो, लेकिन उसमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं ना, यस सर। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि अप्रोक्सीमेटली अगर निकाल दोगे तो 4 में से एक ऑप्शन तो टिक कर ही दोगे ना, और वो सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज क्लोज नहीं होंगे, ठीक है ना, ओके सर। जो ऐसी गलती हो पाए। अगर सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज क्लोज दिए हुए हैं तो ऐसे में तो भाई दिक्कत हो ही जाएगी, है ना। यस सर। हम्म, ठीक है। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। आगे चलो, अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन पे, फिर थोड़ी आगे वाली थ्योरी पढ़ेंगे। और भी कुछ चीजें हैं जो इन पे डिस्कस करनी है, समझे कि नहीं समझे हो। यस सर, समझ गए। ठीक है। चलो मैं बोर्ड पे इसको आप पढ़ दो ना, पेज नेक्स्ट पेज पे आ जाए। यस सर। अब अच्छा एक चीज देखो, अभी हमने ये लिखा था मैंने आपको कि जो रेट है आपके पास, यहाँ पे ऐसे जो रेट मैंने लिखा था वो क्या लिखा था, रेट इज रेट ऑफ गैस, जो रेट ऑफ सॉरी डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ जो गैस है, डिफ्यूजन ऑफ जो गैस का है वो आपके पास प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोपोर्शनल क्या बोल दो, इक्वल टू ही बोल दो हम डायरेक्ट, इक्वल टू किसके है, वॉल्यूम कि नहीं, बोलिए, यस सर। वॉल्यूम अपॉन टाइम टेकन, है ना। अच्छा Yes. क्योंकि इस कंडीशन में आपको देखो कि अगर टेम्परेचर प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर और प्रेशर अगर कांस्टेंट तो आप ऐसा बोल सकते हैं इस वाले केस में कि आपके पास जो वॉल्यूम है वो एक तरीके से किसके बराबर हो गया है, मोल्स के, बोलिए, यस सर। मोल्स जो कि एन होता है, बोलिए, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू मोल्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर तो कांस्टेंट कर रखा है हमने। यस सर। तो ये हो सकता है, क्योंकि हमने ये इसको मैंने रिलेट कैसे किया, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू एन हो सकता है कब, जब क्या चीज कांस्टेंट हो, पी एन टी क्या हो, कांस्टेंट, ठीक है। यस सर। तो इस तरीके से भी पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, ठीक। सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है, ये चीज को ध्यान रखना, ये सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन बोलो। यस सर।
ठीक है, छोटे छोटे, सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू करता हूँ। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन में ऐसे देखो, विच गैस डिफ्यूजेस फास्टर एट सेम टेम्परेचर प्रेशर। मतलब ये कॉमन क्वेश्चन है बहुत। विच गैस डिफ्यूजेस फास्टर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे कौन सी गैस है जो सबसे तेज मूव कर रही होगी या फास्ट मूव कर रही होगी? तो क्या ऑप्शन, जैसे मान लो 3 और 4 ऑप्शन दे दिए मैंने। एक आपके पास मैंने दे दिया हीलियम, दूसरा दे दिया मैंने CO2, राइट, तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने H2, देन चौथा ऑप्शन मैंने दे दिया क्या देना, CH4। 4 ऑप्शन दे दिए। इन चारों में सबसे तेज डिफ्यूज कौन करने वाला है? H2, H2। क्यों H2 डिफ्यूज करेगा तेज? क्योंकि इसका मास, मतलब ये सबसे लाइट है। सबसे लाइट है, सबका मॉलिक्यूलर मास आप चेक पता कर सकते हो कि नहीं? तो सबसे जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो आपका सबसे तेज डिफ्यूज करने वाला है। कोई दिक्कत तो नहीं इसको सवाल में? वो सब इजी था, है ना? अगला क्वेश्चन देखो। तो मतलब इसी तरह की चीजें आती है। और अभी हमने आपको एक क्वेश्चन करा ही दिया कि क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर किसी एक गैस का दिया हो दूसरे गैस का निकालना हो कि नहीं, ऐसी चीजें। एक और लिखो, मान लो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हूं, वॉल्यूम occupied, right, volume occupied by volume occupied by कोई अच्छी गैस ले लें, थोड़ा आसान हो लिखना। वॉल्यूम occupied by CH4 gas at 27 degree Celsius and 1 atm pressure is 4 ml। कितना? 4 ml in 3 seconds। क्या लिखा मैंने? in 3 seconds। what volume of H2 gas will occupy at 27 degree Celsius and 1 atm। ट्राई करो इसको। यहाँ पे 3 seconds है ये, मेक श्योर 3 seconds। नहीं, व्हाट वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑक्यूपाइड इन, या लिख दो इन क्वेश्चन क्लियर करना, इन 2 seconds। मतलब एक गैस है CH4 जो मीथेन गैस है, वो 4 ml ऑक्यूपाई करती है 3 सेकंड में। तो H2 गैस 2 सेकंड में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी सेम कंडीशंस पे, सेम टेम्परेचर कंडीशन पे?
आ गया सर आंसर। कितना आंसर आ रहा है? 16 into root 2 divided by 3 ml। 16 इंटू रूट टू यस सर। अपॉन 3, मतलब रूट के अंदर है 3 या रूट के बाहर है? रूट के बाहर है। तो 16/3 कितना होता है? 15 पॉइंट समथिंग होता होगा। यस सर। इंटू रूट टू कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग। 1.4। 1.4 एक तरीके से 1.4 वैल्यू यानी 3/2 है ना, ऑलमोस्ट 1.5 या 3/2। कितना होगा मल्टीप्लाई करके? 15 में 1.5 गुना कर दोगे, 15 का 1.5 गुना तो कितना हो जाएगा? 15 का 1.5 गुना कर देना, नहीं अराउंड 2 ही 7 वैल्यू बढ़ा दो, 22 22 23 8 क्या आएगा। है? 8 आएगा। 8? यस सर। फाइनली 8 आ रहा है आंसर। यस सर। अगर 16/3 को ऐसे ही रखें, रूट 2 का आ जाएगा 3/2, तो उसको कैंसिल करके 8 आ जाएगा, 8 ml। ओके चलो जो भी दोस्त चेक करते हैं हम लोग, है ना। तुमने क्या कैलकुलेट किया तरीका? क्वेश्चन समझ गए? यस सर, क्वेश्चन तो समझिए। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, काफी वेरिएशंस भी ला सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस में। मतलब कि वो वॉल्यूम, अभी देखो मैंने क्या किया, वॉल्यूम भी अलग कर दिया, समय भी अलग कर दिया ऑक्यूपाइड, और यहां पर भी मैंने वॉल्यूम अलग कर दिया और समय पूछ लिया। वॉल्यूम मैंने जानना, वॉल्यूम मैंने पूछा है और समय मैंने गिवन किया है। टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन मैंने अभी तक इन ऑल दोज केसेस जो भी कंडीशन हमने बनाई है सब में टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन जो है सेम दी गई थी कि नहीं। तो इसमें आपने एप्लीकेशन कैसे करी, क्या फॉर्मूला अप्लाई कर दिया? फॉर्मूला बताइए फटाफट, क्या आ गया? मैं डायरेक्टली लिखता हूं इसमें, आप में सॉल्व कर चुके होंगे। तो क्या आ रहा है? वॉल्यूम जो आपके पास है CH4 जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो है 4 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन बाई द 3 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई जो निकालना है अपॉन टाइम टेकन बाई दिस इज 2 इक्वल टू अंडर रूट में वॉल्यूम मोलिकुलर मास किसका होगा? H2 का, जो कि 2 होता है, अपॉन CH4 कितना होता है? 16। बस ये सब करना है कि नहीं। तो ये सब करके ये 4 है, ये 3 है, मतलब v की वैल्यू निकालनी थी कि नहीं, कोई इशू नहीं है। यस नो सर। इजी था, आराम से आप लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा उससे पहले मैं एक और कंडीशन बताता हूं आपको, वो भी ध्यान रखना कि इफ टेम्परेचर T एंड प्रेशर P, टेम्परेचर T एंड प्रेशर P वेरी करता है, अगर टेम्परेचर T एंड प्रेशर P वेरी करता है तो जो रेट होता है वो किस तरह से डिपेंड कर जाता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन किस तरीके से डिपेंड कर जाता है, कैसे फैक्टर करता है? जैसे मान लो कि अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है, तो लॉजिकली बोलना क्या होना चाहिए, अगर प्रेशर गैस का बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाना चाहिए, घट जाना चाहिए? बताइए, प्रेशर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है कि नहीं? किसके प्रोपोर्शनल होता है? प्रेशर के। और आपको पता है, और टेम्परेचर के हिसाब से कैसे डिपेंड करता है? प्रेशर P, है ना। और टेम्परेचर पे होता है 1/√T, ध्यान रखना T, और मोलिकुलर मास तो होता ही है कि नहीं। यस सर। ये है एक्चुअल में रिलेशन, किसके किसके बीच क्या रिलेशन निकाला है हमने, ध्यान रखना है इसमें। किसका रिलेशन है ये? टेम्परेचर और प्रेशर अगर वैरी करेगा तो आपके पास ये रिलेशन अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो अगर जैसे इसमें दो केस बन सकता है कि मान लो इफ टेम्परेचर सेम है कि नहीं, अगर टेम्परेचर सेम है
टेम्परेचर अगर सेम है तो R1 बाई R2 क्या बनेगा बोलो? अंडर रूट M2 तो होगा ही अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बट साथ में क्या आना चाहिए? प्रेशर वाला टर्म आना चाहिए। यस सर। तो क्या आएगा वो थोड़ा सा, P1 upon P2। हाँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नहीं। यस सर। हाँ तो मतलब उसको रूट में लिखना, ये ध्यान रखना, उसको रूट में लिखना। तो R1 अपॉन R2 जो होगा वो एक तरीके से P1 अपॉन P2 के हिसाब चल रहा होगा, है ना। टेम्परेचर सेम एंड क्या क्या वेरी कर रहा है? प्रेशर वेरी। अगर प्रेशर वेरी कर रहा है, प्रेशर वेरीज, तो आपके पास ये रिलेशन बनता है। और अगर इसी में आपके पास दूसरा क्या केस बना दूं, इसी के अंदर क्या वेरी कराना है कि हम कर देते हैं टेम्परेचर, की नहीं, हम टेम्परेचर क्या कर देते हैं? वेरी, टेम्परेचर वेरी कर देते हैं एंड प्रेशर क्या कर देते हैं? प्रेशर कर देंगे सेम, और प्रेशर हमारा सेम हो जाएगा, टेम्परेचर अगर वेरी करेगा तो आपको जो R1 अपॉन जो R2 आएगा वो क्या आ जाएगा? P1 अंडर द रूट, ऊपर क्या आता है? मॉलिक्यूलर मास किसका? 2 का, अपॉन मॉलिक्यूलर मास किसका? 1 का, लेकिन साथ में क्या आना चाहिए फैक्टर? टेम्परेचर T2 अपॉन T1। और मेक श्योर जब भी कहीं पे भी आप ये फॉर्मूले वगैरह यूज करोगे ना टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर की यूनिट कौन सी डालोगे? केल्विन। केल्विन में, ठीक है। जो टेम्परेचर है, मेक श्योर टेम्परेचर मस्ट भी, बच्चे गलती कर देते हैं, मस्ट बी इन केल्विन, टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन, टेम्परेचर केल्विन लेना है, तभी ये फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हो इसको, ठीक है। यस सर। नोट करो भैया। उसमें हो गया था लोग। नोट हो गया, देखो नोट। अगला अगला इसमें सवाल लिखते हैं, ठीक है, कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, क्या क्या चीजें पूछी जाती है, उस टाइप के सवाल आप लोग कोशिश कर ट्राई करने के। मैं बोलता लिखता भी हूँ, बोलता भी हूँ, ठीक है, दोनों चीजें। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो रेशियो आपको अरेंज करने में कोई इशू नहीं है, फॉर्मूला आप लोग को बिल्कुल क्लियर है। अगर रेशियो वेरी करे तो आपके पास चीजें बदल जाएगी। लिखो द रेट ऑफ, मैं बोलता हूँ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2, क्वेश्चन है मतलब, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ किसका गैस? SO2। SO2 गैस को जानते हैं, SO2 गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 गैस इज 2 times rate of diffusion is 2 times the rate of 2 times the rate of diffusion of gas X। तो गैस X है, find the molecular mass of gas X, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास गैस X का मॉलिक्यूलर मास बताइए, करिए जल्दी से इसको। अंडर सेम कंडीशन, ठीक है ना, कंडीशन दोनों की क्या है? सेम है। टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में वेरी नहीं कर रहे हैं, मैं लिख दूं एट, सब कंडीशन में एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, अंडर सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन,
सर 256 आ रही है। सही है। कैलकुलेशन थोड़ी बहुत करनी पड़ी लेकिन 256 आ रहा है कि नहीं? यस सर। सही है। अंगद जी आप आंसर बताएंगे आपका क्या आ रहा है? ठीक, चलिए सॉल्व कर लिया होगा इसको। मैं आगे बढ़ता हूँ इस वाले केस में। क्या करना चाहिए यहाँ पे? क्या सॉल्व किया? क्या 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 क्या, क्या हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 गैस दिया हुआ है 2 टाइम्स है, तो लिखता हूँ फॉर्मूला पहले। रेट ऑफ SO2 है ना अपॉन रेट ऑफ गैस, कौन सी वाली? एक्स गैस का ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 ये 2 है ना, और ऊपर क्या है? मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा? एक्स का ये मॉलिक्यूलर मास आएगा एक्स वाली गैस का, नीचे मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा? SO2 का। और ये तो जो अकॉर्डिंग टू गिवन ये वैल्यू किसका आ रही है? 2 की। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास का निकालना है, SO2 का हमें पता है कि नहीं? कितना है SO2 का? 64। बस मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स हमें निकालना है, इसकी वैल्यू है 64 इज इक्वल टू 2। देन हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट एंड ऑल सब चीज किया, तो वो कितना आ जाएगा? 64 का रूट आ जाएगा 8 into 2 16। तो ये आ जाएगा फाइनली रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास जो आ जाएगा वो कितना आ रहा है? 16। रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास 256 आ रहा है ना? सर रूट तो 16 आएगा ना। अच्छा हाँ सॉरी, रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करोगे वो आ जाएगा 16। देन मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 256। 256। यूनिट क्या होती है बताई थी मैंने? बताओ, ग्राम पर मोल होती है यूनिट मॉलिक्यूलर मास की। चल बढ़िया। समझ गए रेट ऑफ डिफरेंस के क्वेश्चंस? यस सर समझ गए। अब सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना इस टाइप के, जैसे भी आएंगे जो भी आएगा, चाहे उसमें टेम्परेचर कंडीशन वेरी करा दे या प्रेशर कंडीशन वेरी करा दे, या फिर मतलब कि कोई नॉर्मल न्यूमेरिकल जैसा ऐसा कुछ दे रखा हो। आप इसमें न्यूमेरिकल जो और होंगे वो आप ट्राई करोगे, ठीक है? कहां से ट्राई करोगे न्यूमेरिकल्स को? वहाँ से मॉड्यूल मिला नहीं अभी सर। मॉड्यूल अभी तक नहीं मिला के? नो वरी, ठीक है। मॉड्यूल्स अभी नहीं मिले हैं तो मिल जाएंगे, जब मिलेंगे तो बताते हैं आपको कि नहीं? यस सर। ठीक है। या 3 और टॉपिक्स होते हैं आपने, चलो अब अगले जो टॉपिक है मेरे पास वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्या है? एडिट डाल लो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। है ना हमारे पास समय अभी 10-15 मिनट है? यस सर भी है। 10-15 मिनट है हमारे पास, तो अभी थोड़ा बहुत जो हमारे पास पॉइंट्स है समझ लेते हैं, उन्हें खत्म कर लेते हैं। तो लिख लो हेडिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ
काइनेटिक। पढ़ी है ये थ्योरी आपने कभी? नो सर। थोड़ा बहुत तो सुनना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। मतलब ये गैस मॉलिक्यूल्स जो है, मतलब हमने क्या मान रखा है इस थ्योरी में, कुछ गैस मॉलिक्यूल्स में कुछ थ्योरीज है हमारे पास, कुछ हमने फिक्स एजम्पशंस कर रखी है, राइट। इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एजम्पशंस क्या क्या है, एजम्पशंस जो हमने एज्यूम कर रखा है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला क्या मतलब ऐसे दोनों पॉइंट्स क्या क्या एज्यूम कर रखे हैं, मैं पॉइंट्स को डिस्कस करता हूं। पहली बात कि जो गैस के जो पार्टिकल है ना, जैसे चाहे वो O2 गैस का पार्टिकल हो, चाहे वो N2 गैस का पार्टिकल हो, चाहे H2 का, चाहे हीलियम, किसी भी गैस का पार्टिकल हो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम क्या मान रहे हैं कि ऑल आर आइडेंटिकल इन शेप्स। क्या बोला हमने? सारे के सारे आइडेंटिकल है शेप में। क्लियर है बात? यस सर। Irrespective to the nature of the gas, all gas molecules are identical in shape। कि नहीं? तो लिखेंगे ये पॉइंट्स नोट, मैं स्टार लगा लिख रहा हूं, बोल रहा हूं। क्या क्या पॉइंट बोला मैंने? गैसियस पार्टिकल जो है आपके पास, चाहे वो एटम होता है, एटॉमिक गैस कौन से होते हैं? नोबल गैसेस, कि नहीं? HCl। हाँ, तो लिखो गैस, क्या लिखेंगे? गैसियस जो पार्टिकल्स है, जो गैसियस पार्टिकल्स है, वो आपके पास क्या हो सकता है कि वो एटम हो सकता है क्या हो? मॉलिक्यूल हो, है ना? तो उनमें से कुछ भी हो सकता है, एटम या मॉलिक्यूल कुछ भी होगा। दे आर वेरी स्मॉल, आर वेरी वेरी स्मॉल एंड आई वेरी स्मॉल एंड आइडेंटिकल, कि नहीं? वेरी स्मॉल एंड आइडेंटिकल इन साइज। बहुत स्मॉल है और सबके सब आइडेंटिकल इन साइज है, आइडेंटिकल है एक दूसरे से। आप ऐसा नहीं बोलोगे कि O2 मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा है, इसके मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा है। मतलब हाँ, और लॉजिकली बात करो तो हाँ ऑब्वियसली होता होगा, बट क्योंकि ये जो स्टडी है हमारी किस लेवल की स्टडी है? मैक्रो लेवल की स्टडी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? माइक्रो लेवल पे बात नहीं कर रहे, डिटेल नहीं स्टडी कर रहे हैं। तो गैसियस जो थ्योरी, वो मैक्रो लेवल की थ्योरी पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैक्रो लेवल के अकॉर्डिंग हम गैस के जो पार्टिकल्स हैं सबके सबको ऑलमोस्ट क्या मान ले रहे हैं? सेम साइज के मान ले रहे हैं। सब हैं छोटे छोटे ही, कुछ आपस में थोड़े बहुत बड़े होते भी होंगे, लेकिन हमने क्या माना? ऑलमोस्ट सबको क्या मान लिया है? सेम साइज का मान लिया। क्या बात ठीक है? यस। ठीक है। अब सबके सब सेम साइज के और बहुत स्मॉल है, तो ऐसा बोल सकते हो वॉल्यूम, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल, गैस पार्टिकल का जो वॉल्यूम होगा, गैस पार्टिकल का वॉल्यूम, अच्छा मान लो गैस जो स्फेरिकल, अगर बॉल मान रहे हो गैस को, एक स्फेयर है तो उसका अपना वॉल्यूम कुछ ना कुछ होता होगा ना। अगर इसका रेडियस है तो स्फेयर है तो रेडियस 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम होता है ना गैस का, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हो सकता है। बट इस वॉल्यूम को भी हमें कंसिडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये बहुत स्मॉल है, नेग्लेजिबल। द वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल इज नेग्लेजिबल, नेग्लेजिबल इसके कंपैरिजन में, नेग्लेजिबल टू नेग्लेजिबल नेग्लेजिबल कंपेयर टू नेग्लेजिबल। किसके कंपेयर में नेग्लेजिबल बोल रहे हैं हम लोग? जो वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करना है उसके कंपेरिजन में। मैं इस बात को समझाता हूं दोबारा से, अगर नहीं समझ आ रही तो। देखो समझो कैसे मैं समझाना चाहता हूं इसको, देखना। जैसे मान लो कि आपके पास एक ये गैस का चैम्बर है पूरा बहुत बड़ा सा, तो इसमें आपने मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स रख दिए, तो गैस के मॉलिक्यूल का अपना कुछ ना कुछ साइज होता होगा कि नहीं? गैस के मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ साइज होता होगा, ये गैस का मॉलिक्यूल का साइज है। ऐसे गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे चैम्बर को ऑक्यूपाई करके बैठे हुए कि नहीं? ऐसे करके स्प्रेडेड है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे गैस के मॉलिक्यूल्स, यस सर। है ना? तो अपने को कौन सा वाला वॉल्यूम इग्नोर करके चलना है? ये जो ये वाला वॉल्यूम है कि नहीं? इंडिविजुअल गैस का जो मॉलिक्यूल है वो बहुत छोटा है, और किसके कंपेयर में बहुत छोटा है? जो वॉल्यूम इसने क्या करा, एक तरीके से गैस ने क्या ऑक्यूपाई किया है कि नहीं? यस सर। तो वॉल्यूम जो ये पूरा ऑक्यूपाई करने वाला है उसके कंपैरिजन में ये वॉल्यूम अगर जोड़ोगे तो वॉल्यूम कितना होगा? ये पूरा वॉल्यूम ज्यादा होगा,
अब इस किसी भी एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जोड़ोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो इन वॉल्यूम्स को आपको इग्नोर करना है। तो ये वॉल्यूम्स जो है वही मैंने बताया, वॉल्यूम ऑफ द गैस पार्टिकल, गैस पार्टिकल के वॉल्यूम को हम नेग्लिजिबल मान दें कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक, यस सर, दो अजम्पशंस क्लियर हो गई। यस सर, क्लियर हो गया। ओके डन, आगे आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं हम लोग अपने पास। नेक्स्ट पेज पे अपने पास तीसरा अजम्पशन हम यहां जो लिख रहे हैं वो है आपके पास, जो देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो या जीरो, नेग्लिजिबल, नो फोर्स ऑफ attraction, there is no force of attraction between molecules of gas, ये atoms of gas, molecules या atom, मतलब दो मॉलिक्यूल अगर गैस के मौजूद हैं तो उन दोनों में कोई भी आपस में अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। ये भी हमारी एक अजम्पशन है, जो कि ये जो अजम्पशंस हम कर रहे हैं ना, मेक श्योर जो थ्योरी हमने पढ़ रखी है, जो बना रहे हैं, ये थ्योरी हमारी आइडियल कंडीशंस को जस्टिफाई करती है। ये हमने मतलब कि कोई भी मतलब जो एज्यूम्शन करी है कि नहीं, रियल में ऐसा नहीं होता। रियल में आपके पास गैस पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, बट हमने जो थ्योरी बना रखी थी वो किस कंडीशन के लिए, आइडियली, आइडियल सिचुएशन में अगर कोई गैस मॉलिक्यूल्स रखे हुए हैं तो उनके बीच में मास ऑब्वियसली हमने नेग्लिजिबल साइज में नेग्लिजिबल कर लिया है, बहुत छोटा मास का है ना, जो भी सब छोटे छोटे साइज है, तो हमने उसे एज ए पॉइंट मास ट्रीट किया है। और पॉइंट मास है तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी क्या होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली नेग्लिजिबल होगी। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सीधा लिख दिया, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि नहीं, समझे? यस सर, ये सब पॉइंट ना याद रखना, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या जीरो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जीरो, जो भी वर्ड आपको ठीक लगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, यस सर। इसका वैसे मेन मोटिव क्या था? ये आइडियल सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है। आइडियल सिचुएशन, गैस आइडियली होनी क्या चाहिए, ओके सर। कि नहीं, हम जो भी काफी कैलकुलेशंस हम करते हैं तो आइडियली कंडीशंस पे अकॉर्डिंग ही कर रहे होते हैं। रियल कंडीशंस की कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है हमारे लिए। ठीक, यस सर। ओके, तो ये हमारे पास एक पॉइंट हो गया। और दूसरा आपको ये बात भी है, दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है कि अच्छा, गैस पार्टिकल्स आर पॉइंट मास, क्या बोला हमने, गैस जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो क्या है, मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट मास, बहुत छोटा मास, पॉइंट मास की तरफ में कंसीडर किया जा रहा है, छोटा सा पॉइंट मास है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो होता है आपके पास कि कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल्स, कोलिजन बिटवीन गैस पार्टिकल्स इज इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन, नॉन इलास्टिक कोलिजन सुना है आपने? नो सर। इसका मतलब इट मीन्स नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन देम, मतलब उनके बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होगी अगर वो इलास्टिकली कोलाइड करेंगे। लॉजिकली समझो, मतलब इस कैसे गए, मान लो गैस चैम्बर लिया, आपके पास जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूअस मोशन में रहेंगे, गैस के पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहते हैं। तो अगर ये मूवमेंट करते रहेंगे तो हो सकता है कि क्या करेंगे, आपस में कोलाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं दूसरे से? यस देयर इज अ चांस कि वो आपस में कोलाइड कर दें। और अगर वो कोलाइड करते हैं तो ऐसे पॉसिबल केसेस में, ऐसे कोलिजन वाले ऐसे केसेस में अगर वो कोलाइड कर रहे हैं तो आप ये बोल सकते हो कि उनका जो आपस का कोलिजन है, जैसे मान लो कि एक गैस का मॉलिक्यूल है, दूसरे गैस का भी कोई मॉलिक्यूल है, वो गैस का मॉलिक्यूल आपस में क्या रखेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी रखेगा।
है ना, दोनों की कुछ ना कुछ एनर्जी होगी ना, कोई किसी स्पीड से मूव कर रहा है, कोई किसी कंडीशन में मूव कर रहा है, तो कुछ ना कुछ आपके पास एनर्जी होगी। तो आपस में जो इनकी एनर्जी है, ड्यू टू द कोलिजन बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, कोलिजन होने की वजह से उनकी एनर्जी का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। समझ रहे क्या बोला मैंने? इलास्टिक कोलिजन वही होता है, इलास्टिक कोलिजन वही जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता। बोलिए, फिजिक्स में पढ़ोगे आगे कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। ये सारी एजम्पशंस, ये आइडियल सिचुएशंस होती है। अब लॉजिकली सोचो ना कि आपके पास एक पार्टिकल है, इसकी एनर्जी अगर कुछ है, इसकी एनर्जी कुछ और है, अगर ये इससे टकराएगा, ये मान लो रुका हुआ है, इससे आके टकराएगा तो अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी तो ट्रांसफर करेगा ना इसको। बोलो। Yes, करेगा। हाँ, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो एनर्जी का ट्रांसफर जीरो कब होगा? जब कोलिजन कैसा होगा इन दोनों के बीच का? इलास्टिक। ठीक है, बोलो क्या बोलेंगे? देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन्स, राइट। इसे बोलते हैं कोलिजन कैसा होता है? इलास्टिक होता है। क्लियर? यस सर। और आखिरी पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे आखिरी पॉइंट जो मेरे पास है वो है क्या, जो कि मुझे कंप्लीट करना है, जो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। किसके? टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। इससे रिलेटेड रिलेशंस अभी हम डिराइव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे मतलब रिलेट करती है, वो रिलेशन हम डिराइव करेंगे। मैं कल उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करूंगा उन चीजों को नेक्स्ट वाली क्लास में। अभी हम इतने तक इसे छोड़ना चाहते हैं, ठीक है? यस सर। और एक रिलेशन साथ में लिख लो, वैसे ये मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। 1/3 इक्वल टू, ये तो छोड़ो, अभी मत लिखो, हटा, बाद में करना, कल करेंगे। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये हमारे पास इस तरीके से चीजें हुई। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस लॉ को, और आगे जो थोड़ा न्यूमेरिकल पार्ट इसमें है उसको कंसीडर करते हैं। मतलब कि लॉज तो थ्योरेटिकल वर्क हमें सारी एजम्पशंस कर ली, कुछ कैलकुलेटिव एजम्पशंस भी हमारे पास, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे उसको। उस पर भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन उस पर भी आते हैं, ठीक है? तो उनको भी कंसीडर करते हैं। आप फिर वही एनसीईआरटी वगैरह जरूर पढ़ के आना, ठीक है ना? अपना थ्योरी कंप्लीट करो पहले, यस सर। थ्योरी कंप्लीट करो पूरी तरीके से, ठीक है? यस सर। अच्छा, और क्या बात थी? एक बात और थी, नहीं ठीक है। अच्छा, बुकलेट, इनको बुकलेट चाहिए होगी, हाँ इनको भेज दो ग्रुप में, एप्लीकेशन में डाल दो, है ना? आपकी एप्लीकेशन में बुकलेट आ जाएगी, ठीक है ना? तो वहां से डाउनलोड नहीं होती फिर? वहां से डाउनलोड नहीं होती भाई, सुन लो, क्या करें? तो वहीं से देखा करो ना, एप्लीकेशन देखा करो फिर। क्या एप्लीकेशन देखने में दिक्कत है? क्या कह रहे सर? एप्लीकेशन से देख लिया करो। सर वो फिर क्वेश्चन होते हैं ना, फिर उनका प्रिंट निकाल लेते हैं फोटो से, तो वो इजी होता है। अच्छा चलो, पहले अभी बुक तो पढ़ो, क्वेश्चंस का देखते हैं। यस सर। ठीक, थैंक यू सर। ठीक।